की बात कर लेते हैं, छिंदवाड़ा की। शाश्वत, क्या कहेंगे? अब तो शाम के 6 बज गए हैं। मतदान की प्रक्रिया, मैं समझता हूं जो पंक्ति में खड़े होंगे सिर्फ अब वही वोट डाल पाएंगे। मतदान की प्रक्रिया अब तक जो पूरी संपन्न हुई है, ओवरऑल सुबह से शाम तक क्या हलचल छिंदवाड़ा में आपने देखी? देखिए दीपक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पंक्ति के जो कैंपस के जो मतदान बूथ है उसके कैंपस के अंदर जो आ चुके हैं, केवल उन्हीं को अब वोट डालने की अनुमति होगी, क्योंकि बाहर से आने वाले कोई अनुमति नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन अब 6 बज चुका है। 6 बजे के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को कैंपस के अंदर आने की अनुमति या मतदान करने की अनुमति अब नहीं होती। कैंपस के गेट बंद कर दिए जाते हैं। और दीपक, कहीं ना कहीं दिन भर देखिए छिंदवाड़ा का जो आमतौर पे अगर आप दिन भर का अगर मतदान देखें तो बीच में दिन में, क्योंकि आज छिंदवाड़ा में अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। काफी दिन में काफी धूप गर्मी थी, जिसके कारण वोटिंग भी काफी स्लो हुई। लेकिन 3 साढ़े 3 बजने के बाद आप देखिए आंकड़ों में, अभी फिलहाल मैं आपको ताजा अपडेट दे रहा हूँ कि तकरीबन 5 बजे तक के जो आंकड़े आए, तकरीबन 74% वोटिंग हुई है। और आप देखें कि 5 बजे से 6 बजे तक की जो वोटिंग होगी, आप देखिए इसमें भी काफी उछाल आएगा। और तकरीबन ऐसी उम्मीद है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव थे, तकरीबन 2019 का जो पोल आउट हुआ था, तकरीबन 82% पोल आउट हुआ था, उससे तकरीबन 1-2% आगे भी जा सकता है। और देखिए कहीं ना कहीं दिन भर गहमा गहमी भी रही। एक दो वार्ड में आमतौर पर देखें कि काफी विवाद की स्थिति बनी। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में लाठी भी चली, कुर्सियां भी टूटी, एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामले भी दर्ज कराए गए। आमतौर पर ये दिखाता है कि छिंदवाड़ा की जो सीट है वो काफी इस समय काफी जिसका तापमान काफी बढ़ा हुआ है। और आप देखिए कि दोनों पार्टियां काफी जोर लगा रही है। कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है और बीजेपी को ये कांग्रेस का जो गढ़ इमरजेंसी के दौर से उसको भेदना है। आप देखें कि बीजेपी ने जो पिछले टाइम से 2-3 महीने से जो मोमेंटम गेन किया हुआ था, आप देखें आज जो बीजेपी को जो सबसे बड़ा झटका लगा, जो विक्रम वहां के जो मेयर थे, जिन्होंने वापस आज कांग्रेस में वापसी कर ली है तकरीबन, उन्होंने आज कमलनाथ और नकुलनाथ के प्रचार के लिए अपील की। लेकिन हालांकि देखिए दीपक, आज जो विक्रम महाके थे, विक्रम महाके की जो वापसी हुई, अगर आप इसको अगर चुनावी नजरिए से देखें तो काफी वो लेट हो गए, क्योंकि आज देखें तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे के आसपास उन्होंने ऐलान किया। तकरीबन हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता हूं, तकरीबन ये बूथ पे थे। और तकरीबन आप देखें कि इसका इतना ज्यादा कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ, हालांकि अगर इसको दूरगामी उसमें देखा जाए कि कांग्रेस के जितने नेता बीजेपी में जा रहे थे, उनके लिए कम से कम एक राहत का विषय है कि कांग्रेस कम से कम विक्रम आखे के चेहरे को सबके सामने ले जाएगी कि देखिए जो भाजपा में गए थे वो हमारे पार्टी में वापस आ रहे हैं। बीजेपी की लालच या दबाव के तहत या सत्ता के लालच के द्वारा हमारी पार्टी से नेताओं को तोड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आज ये एक बड़ा झटका आप देखें अगर आप पिछले टाइम से, क्योंकि लगातार आप देखें कि लगातार पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे थे, जिसमें बड़े बड़े नेता भी थे, जिसमें अमरवाड़ा के जो विधायक कमलेश शाह, आप देखें कि कमलेश शाह का जो बीजेपी में आना था वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति था। कि पिछले बार अगर 2019 के आप नतीजे देखें तो नकुलनाथ की जो जीत थी, उसमें अमरवाड़ा जो विधानसभा सीट थी उसमें 25,000 का जो लीड, जो आप 37,000 का अगर मार्जिन देखें, हम नकुलनाथ 37,000 मतों से विजयी हुए थे, तो उसमें 25,000 का जो मत था वो केवल अमरवाड़ा से था। तो अमरवाड़ा से तो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई कि जो वहां के विधायक थे कमलेश शाह, और देखिए जो छिंदवाड़ा है वो ट्राइबल जो है, जो आप देखिए अनुसूचित जनजाति, उनकी उनकी बहुलता वाला जिला है। उनके वोटर तकरीबन 35-36% आप देखें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनको, जो कमलेश शाह को जो तोड़ने की जो रणनीति अपनाई, कहीं ना कहीं वो भी एक कांग्रेस के लिए बड़ी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं अगर कमलेश शाह के पीछे का वोटर अगर कहीं ना कहीं बीजेपी में अगर चला जाता, तो कहीं ना कहीं, जो कि अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी देखना पड़ेगा कि क्योंकि अमरवाड़ा की वोटिंग का भी टर्नआउट देखना पड़ेगा, तो अभी 1-2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, तो इसमें पता चला जाएगा कि किसके तरफ ये वोट गया है। देखिए ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है दीपक, क्योंकि ये वोट जो है अगर जिसके तरफ भी जाएगा मेजोरिटी में, तकरीबन जी, उसको हमेशा एज रहेगा, क्योंकि इसकी बहुलता इतनी है। क्योंकि तकरीबन आप देखें कि कमलनाथ के जो ज्यादातर रैलियां भी हुई, उन्होंने इसी एरिया को, जो ट्राइबल वोटर हैं, इन्हीं को फोकस करके की गई। आप देखें कैलाश विजयवर्गीय भी जब छिंदवाड़ा आए थे तो उन्होंने वहां कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, तो बिल्कुल। उन्होंने अमरवाड़ा से हर्रई तक काफी बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन किए और काफी लोगों को बीजेपी से जोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को पता था कि बिना इस वोट को बीजेपी के अपने हिस्से में लाए कांग्रेस को यहाँ पे नहीं हराया जा सकता, कमलनाथ को बिल्कुल। यहाँ से नहीं हराया जा और सकता। यही कारण है देखिए शाश्वत, तमाम जो आप बता रहे हैं, बीजेपी ने पूरी पुरजोर कोशिश की है और यही कारण है। सुबह से तमाम बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस भी मैं सुन रहा हूं छिंदवाड़ा को लेकर। वो कह रहे हैं कि ये पूरे परिणाम बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नकुलनाथ के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी। बने रहें आप हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बस्तर में आज सुबह से लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग जी, काफी अच्छी तस्वीरें भी बस्तर से सुबह से आ रही हैं। कुछ मतदाता तो बड़ी दूरी से, बड़ा लंबा सफर तय कर अपने लोकतंत्र में इस आहुति डालने, अपना जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आए।
ओवरऑल सुबह से लेके अभी शाम 6:15 तक क्या अपडेट? देखिए दीपक, सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से जो मैंने तस्वीरें दिखाई वो सुरक्षा बलों की थी या फिर मतदान केंद्र की थी। बस्तर में 3 बजे तक मतदान खत्म हो गया, जगदलपुर के अलावा। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैं एक बस्तर की खूबसूरती आपको दिखाना चाहूँगा। एक नदी है, मेरे पीछे जंगल है और सूर्य अस्त हो रहा है। तो लोकतंत्र के इस पर्व में जो लोग बस्तर को सिर्फ एक पर्याय समझते हैं कि वो लाल आतंक का पर्याय है, तो ऐसा नहीं है। बस्तर बहुत खूबसूरत है और इसी वजह से मैंने अपने कैमरा सहयोगी से कहा कि हम इस जगह को चुनेंगे और यहाँ से हम आपको सूरत हाल बताएंगे। थोड़ा अगर वो पैन करके दिखाएं तो अब देखिए, लोग घरों की तरफ अपनी लकड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं, संभवतः शाम का चूल्हा जलाने के लिए। तो इस तरह से बस्तर की कहानी है। देश के कुछ अलग गांव से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है अगर नक्सलवाद की समस्या को छोड़ दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुबह से बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन जब मेरी दोपहर में बातचीत हो रही थी और जब मैं नारायणपुर बिल्कुल शहर के केंद्र में बीचों बीच में था, एक मॉडल जो मतदान केंद्र होता है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बिल्कुल खाली पड़ा था। और तभी हमने अपने साथी से कहा था कि मतदान प्रतिशत गिरेगा, क्योंकि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और ऐसा ही हो रहा है। लगभग अगर अभी तक जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, पिछले दफ़े लोकसभा चुनाव में बस्तर में लगभग 86% से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ था, लेकिन इस दफ़े 5 बजे तक जो आंकड़े बने हैं वो लगभग 62-63% के आसपास हैं, यानी 3-4% मतदान में कमी आई है। अब ये सबके लिए फिक्र बढ़ाने वाली बात होती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये मौजूदा दल के विशेष के खिलाफ जाता है या मौजूदा सांसद के खिलाफ जाता है। और मौजूदा सांसद तो यहाँ से दीपक बैज थे जो कांग्रेस के थे, सत्ता में बीजेपी है केंद्र की, तो किसके खिलाफ गया, किसके पक्ष में गया, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बहरहाल एक दो घटनाओं को छोड़ दें तो इस दफ़े बस्तर में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ज़रूर हुई जिसमें यूबीजीएल फटने से एक सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई। चलिए, ये तमाम सुबह से अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाए, अनुराग जी, बहुत शुक्रिया। अब हम महाकौशल का रुख कर लेते हैं। संजीव चौधरी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, महाकौशल के हम जब बात करते हैं जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में भी काफ़ी पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि किसी भी तरह यहाँ जीत हासिल हो जाए। ओवरऑल सुबह से क्या हलचल अलग अलग पोलिंग बूथ पर आपने देखी, और अभी शाम 5 बजे तक जबलपुर से जो परसेंटेज आए हैं वोटिंग आंकड़ों के, कहां तक फाइनल आंकड़ा जा सकता है? दीपक, जबलपुर का अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ तो पूरे चुनाव का जो दौर था उसमें चुनाव हुआ ये किसी को लगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा चुनाव हुआ है जबलपुर में। हाँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तब एक बार उबाल आया था यहाँ के चुनाव प्रचार में, क्योंकि जो हमारे पहले जबलपुर के सांसद रहे हैं राकेश सिंह, उनकी लीड लगभग 4,50,000 वोटों 54,000 वोटों की थी। और इस बार जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं दिनेश यादव को, उन्हें बहुत बाद में उतारा गया और संसाधन भी उनके पास कम थे और पूरे चुनाव कैंपेन में कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया। तो आज का चुनाव जो है वो तो बहुत ठंडा चुनाव था और उसका परिणाम अभी 5 बजे तक की वोटिंग में भी देखने मिला है। आज 5 बजे तक जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि पर हो सकता है 6 बजे तक आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जुमे की नमाज होने के कारण आज बहुत धीमी गति से मतदान हुआ और लोगों का ऐसा कहना था कि ये 4 बजे के बाद यहाँ मतदान बढ़ेगा। तो पिछली बार जबलपुर में 69% एंड अबव वोटिंग थी, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस बार भी हम पुराने आंकड़े को छू लेंगे। लेकिन जिस बूथ पर मैं अभी बैठा हूँ यहाँ 5 बजे से बिल्कुल शांति थी, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे थे, नहीं तो 6 बजे तक लोगों को अंदर कर लिया जाता है और जो भी लोग आ जाते हैं उन्हें वोट डालने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ तो मुझे किसी भी जो कक्ष है उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो 6 बजे के बाद वोट डालने के लिए आया हो या आने के लिए तैयार हो। तो जबलपुर की बात की जाए तो बिल्कुल ये स्थिति है फिलहाल कि बहुत शांति से मतदान हो गया। चारों तरफ कोई विवाद की अभी तक खबर नहीं आई है। सिर्फ एक गांव के कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था चुनाव का, प्रशासन उसमें लगा था। हो सकता है 6 बजे तक उस गांव के लोगों ने भी मतदान कर दिया हो, क्योंकि दिन भर में वहाँ सिर्फ 10 वोट डाले गए थे। तो ओवरऑल जबलपुर का यदि हम
बात करते हैं तो यहाँ का चुनाव तो बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे से हो गया। चलिए, आप बने रहें हमारे साथ। संजीव जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगा। विकास हमारे साथ बने हुए हैं, विकास तिवारी भी लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं। विकास, आपने आज क्या अलग तस्वीर देखी? सामान्य तौर पर जब भी चुनाव होते हैं, मतदान की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी तस्वीरें कभी कभी ऐसी भी हमें देखने को मिलती है, दर्शकों को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लीक से हट के होती है। क्या ऐसा कुछ किस्सा, ऐसा कुछ वाकया आपको याद आता है सुबह से? देखिए दीपक, पूरे देश में चुनाव है और आप सोचिए कि बस्तर का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन पूरे सरकार के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती है कि बस्तर में सबसे पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। और यही वजह है कि 11 में से केवल एक सीट पर ही चुनाव आज करवाए गए थे। सुबह अधिकतर जो पोलिंग बूथ है, जो सेंसिटिव हैं और संवेदनशील हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में है, हेलीकॉप्टर से 2 दिन पहले ही पोलिंग दलों को वहां पर रवाना किया गया था। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होने थे। सुबह से ही मैं अंदरूनी इलाकों में, सुकमा के जगरगुंडा वाले इलाकों में और साथ ही साथ मिनपा, वो इलाका जहाँ 21 जवान कभी शहीद हुआ करते हुए थे, एल्मागुंडा का वो इलाका जिस इलाके में आज तक सरकार की दखल नहीं, उन इलाकों में जाकर मैंने देखने की कोशिश की कि कोई नई तस्वीर निकलकर सामने आए। तो मैंने देखा कि किस तरह से लगभग 60,000 की संख्या में बस्तर के चप्पे चप्पे पर तैनात जवानों ने आज वो मुकाम हासिल किया कि पूरे बस्तर के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। हालांकि एक दुखद घटना जरूर हुई है भैरमगढ़ के इलाके में, बीजापुर के इलाके में, जहां एक जवान शहीद हुआ है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी मेरे जहन में आई, जो मैंने एनडीटीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की, कि हम जब वोटिंग की बात करते हैं और पोलिंग दलों को जब हम भेजते हैं, और जब शहरों में वो लोग जो वोट देने नहीं आते, उनके लिए मैंने कई ऐसी तस्वीरें साझा की हैं एनडीटीवी के माध्यम से, जिसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से पोलमपल्ली का वो इलाका जो कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था, जिस इलाके में जाने से पहले लोगों में डर व्याप्त हो जाता था, उस इलाके में भी 5-5 किलोमीटर से महिलाएं एक साथ एकजुट होकर ट्रैक्टर की ट्राली में बैठकर भरी दोपहरी में आ रही हैं, वोट दे रही हैं। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसलिए वोट दिया है कि जब कोई नेता जीत जाएगा तो उस नेता को हम अपने गांव लेकर जाएंगे, दिखाएंगे अपने गांव की क्या स्थिति है। चलिए आप भी देखिए और क्या कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। हमने भरी दोपहरी में ट्रैक्टर में बैठकर आकर आपको मतदान किया है आपके पक्ष में। अब आप जीत गए हैं तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं। एल्मागुंडा जैसे इलाके में गया, वहां पे भी ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे और सबसे सुखद तस्वीर थी कि एल्मागुंडा में पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग दल पहुंचा हुआ था और उन्होंने वहां पर वोटिंग करवाया है। साथ ही साथ में मिनपा से एक तस्वीर और भी निकलकर सामने आई। मिनपा से ये तस्वीर थी कि ग्रामीणों में उत्साह था, ग्रामीण वहां पे पहुंचे हुए थे कि किसी तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे प्रशासनिक चूक जो सबसे ज्यादा सामने निकल कर आई है कि जब वोटरों के नाम जोड़े जाते हैं, उस समय जो प्रशासनिक अमला है वो ईमानदारी से काम नहीं करता। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण थे जो मायूस होकर, निराश होकर पोलिंग बूथ से वापस लौटे थे, क्योंकि उनके नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं थे, उनके नाम नहीं जोड़े गए थे। जो सबसे ज्यादा दुखद है, ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें वोट देने की काफी इच्छा थी, लेकिन चूंकि उनके नाम जोड़े ही नहीं गए थे, इसलिए वो वोट नहीं दे पाए। हम कई दफे केवल माओवाद को बहाना बनाकर ये बात बताते हैं कि बस्तर में माओवाद की वजह से वोटिंग परसेंटेज काफी कम था। इस तकनीकी दिक्कतों को कोई सामने उजागर नहीं करता कि आखिर जब समय रहते प्रशासनिक अमला ऐसे लोगों के नाम जोड़ पाता तो निश्चित ही तौर पर वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ता। साथ ही साथ एल्मागुंडा का इलाका है, एल्मागुंडा में मैंने कुछ ग्रामीणों से बात किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक किसी राजनेता को देखा ही नहीं है। सरकारी दखल अब आ रही है क्योंकि अब एक कच्ची सड़क वहां पर पहुंची है और उन्होंने इस उम्मीद से वहां पर वो ईवीएम मशीन में बटन दबाया है कि शायद इस मशीन के बटन को दबाएंगे तो उनके किस्मत का बटन दबेगा। उनके किस्मत के बटन दबने से शायद उनके गांव में बिजली और हॉस्पिटल, स्कूल, आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाएं, व्यवस्थाएं सरकार लेकर आएगी। उन्हें यह भी बात अब मालूम होने लगी है कि ईवीएम से उनकी जितनी दूरी रही है, इसीलिए सरकार भी उनसे दूरी बनाती है। तमाम ऐसे किस्से हैं और सबसे सुखद समाचार ये है, हालांकि एक जवान शहीद हुए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हुए फिर भी हम इसे सुखद मानेंगे कि बस्तर जैसे इलाके में जो सबसे ज्यादा चुनौती का इलाका था, उन इलाकों में आज लोकतंत्र का ये महापौर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा की आप लोग बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था इस बात को कि भारत देश के दूसरे इलाकों में किस तरह से हम वोट का कैलकुलेशन करते हैं, जाति की जनगणना करते हैं कि ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और भाजपा किस तरह से इनको लुभाएगी, किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस इनको लुभाएगी, इस नेता का जाति क्या है, उसकी जाति के आधार पर उसके वोटर किस तरफ जाएंगे। बस्तर में ये मुद्दा ही नहीं है।
बस्तर में केवल ये मुद्दा है कि ईवीएम की मशीन के पास जाना है या नहीं जाना। माओवादियों का फरमान है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन आज एक सुखद तस्वीर, इस सड़क पर माओवादियों के पर्चे पड़े रह गए और जनता जो ग्रामीण है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बढ़ चढ़ कर किया। महिलाओं ने और ज्यादा किया। आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। ये एक सुखद समाचार है। पार्टी जिस तरह से नेता बदल रहे हैं, छिंदवाड़ा में तो कमाल ही देखने को मिला। जिस तरह से विक्रम आहाके पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से वापस अब वो नकुलनाथ के समर्थन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस अगर नहीं स्वीकार करेगी तो राजनीति छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। देखिए, आजकल ये कहा ही नहीं जा सकता कि कौन नेता कब किस पार्टी में था और किस पार्टी में आ गया। सुबह तक वो उस पार्टी की नीतियों की वो आलोचना करते हैं और शाम को उस पार्टी की नीतियों की तारीफ करने लगते हैं। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेताओं के बीच में जनता का विश्वास था वो भी इससे कम हो रहा है कि ये क्या कहते हैं और कब बदल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। जो छिंदवाड़ा की जो घटना हुई है ये निसंदेह आश्चर्यजनक है और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान की गई होगी कि वो वापस तो महापौर आने की तैयारी में होंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग चुनी गई है कि वो आज ही इस तरीके से वापस आए ताकि लोगों के बीच में एक इम्पैक्ट डाला जा सके। इसी तरीके से जबलपुर के महापौर की भी आपको बात बताता हूँ कि जबलपुर के महापौर भी कांग्रेस के थे, जगत बहादुर सिंह अन्नू, लेकिन चुनाव के लगभग 2 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद 2 महीने तक जबलपुर का, चूँकि जगत बहादुर सिंह अन्नू यहाँ पे महापौर के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो 2 महीने तक बिना अध्यक्ष के कांग्रेस चलती रही, चुनाव प्रचार चलता रहा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जो विधायक का चुनाव लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सिर्फ जबलपुर महाकौशल की नहीं, छिंदवाड़ा की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक कैंपेन चलाया गया। नरोत्तम मिश्रा जी को एक प्रभार दिया गया कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनसे बात करें और उन्हें पार्टी में लेके आए। कई जगह कार्यकर्ताओं में इस बात को लेके बड़ी निराशा भी है कि बहुत सारे लोग जिनकी नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती थी, उन्हें भी अब भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया है। तो अब ये तो सब चुनावी फायदों के लिए किया जाता है। अब क्या फायदे होंगे दीपक, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने संजीव जी। ये कटु सत्य है, राजनीति में हम ये बदलता दौर भी देख रहे हैं। खासतौर पर 2019 के बाद मैं कहूँ, सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले दल बदल किया और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बदलाव समय समय पर हम देख रहे हैं। अब बने रहें सभी। फिलहाल लगातार एनडीटीवी पर महाकवरेज जारी है, चुनावी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक